नमस्कार, दिल्ली 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं शीतल सिंह और आज हमारे साथ सेहत को लेकर स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर्स ऑनलाइन में जुड़े हैं डॉक्टर राकेश बागड़ी। सर MBBS है और साथ ही साथ ये न्यू दिल्ली के उसमें से पीडियाट्रिशियन भी है। उसी के साथ साथ वे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ फियामा भी थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। तो आज हम, जैसे कि हमें पता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मियासिस यानी कि खसरा बीमारी में 2 गुना बढ़त हुई है, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मियासिस यानी कि खसरा बीमारी है क्या? जी मैम, पहले तो मैम इसको एक्चुअली प्रोनाउंस मीजल्स करते हैं हम लोग, जिसको हम कॉमन भाषा में खसरा भी कहते हैं। तो ये एक वायरल बीमारी मान सकते हैं, वायरल से होती है। तो यूजुअली मीजल्स वायरस के से इसको पाया गया है इसमें मेनली। तो ये एक जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, जो स्कूल एज होती है, प्री स्कूल एज होती है, उसमें ज़्यादा ये इन्फेक्शन देखा जाता है। तो यूजुअली बाकी इसके कॉम्प्लिकेशंस और दूसरे सिम्टम्स बड़े बच्चों में भी आता है, लेकिन ये यूजुअली कॉमनली स्कूल एज चिल्ड्रंस में देखा जाता है। और जो इसका नाम है मीजल्स, वो कहीं ना कहीं जो इसका जो दाने आते हैं शरीर पे, जो रेस आते हैं इसके टिपिकल रेसेस, उससे इसका ड्राइव हुआ है नाम मीजल्स। साथ मीजल्स के सिम्टम्स क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ये एक वायरल बीमारी है, वायरस से होती है। तो इसके जो यूजुअली सिम्टम्स होते हैं, जो इसका सबसे पहले जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं इसके 4 दिन पहले, ये मान सकते हैं हम कोई भी इन्फेक्शन जो बच्चा पकड़ता है, कहीं से लेता है, तो इसके जो मेनली रूट ऑफ इन्फेक्शन या स्प्रेड कैसे होता है, तो ये रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से, जैसे स्नीजिंग से, ओरल सिक्रेशन से, कोई भी एक इन्फेक्टेड चिल्ड्रन से दूसरे इन्फेक्टेड बच्चों में होने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो उनके थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस बोलते हैं हम उसको। जैसे कोई भी आप छींकते हैं या थूकते हैं, उसमें जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वायरस के, तो वो उससे दूसरे बच्चों को इन्फेक्ट होने का खतरा होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब भी कोई एक न्यू चाइल्ड जो वैक्सीनेटेड नहीं है या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, उसमें क्या होता है, जब भी ये इसका इन्फेक्शन होता है तो 10 से 14 दिन हम मान के चलते हैं कि इन्फेक्शन के 10 से 14 दिन बाद इसके सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं उस बच्चे में। तो उसमें देखा यह गया है कि सबसे पहले जो इसका जो दाने, जो मैंने बात की थी, जो चकत्तेदार छोटे छोटे दाने जो उनको हम फील कर सकते हैं, मैक्यूलोपैपुलर रेस बोलते हैं, वो इसका पैथोगनोमिक मतलब रेसेस होते हैं, जिसको देखकर क्लिनिकली हम जज कर सकते हैं। तो रेस से 4 दिन पहले जब वो शरीर में दाने आते हैं, उससे 4 दिन पहले से देखा गया है कि सर्दी, जुकाम या तेज फीवर के साथ इसका सिम्टम्स स्टार्ट होता है। और उसके 3-4 दिन बाद देखा गया है, जो टिपिकल रेस की बात करी मैंने, जो लाल लाल दानेदार होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं। तो ये यूजुअली हेयर लाइन होती है हमारी फेस के एयर के पीछे से, यहाँ से स्टार्ट होना लगते हैं। धीरे धीरे वो नीचे जाते हैं गर्दन में, चेस्ट में। तो वो इस प्रोग्रेशन में वो आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे फेड होंगे तो वो इसी प्रोग्रेशन में फेड भी होते हैं। तो मेनली बेसिकली स्टार्टिंग इसके सिम्टम जो कोराइजा हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, और रनिंग नोज हो गया, उसके बाद हाई ग्रेड फीवर हो गया, उसके बाद ये रेसेस डेवलप होते हैं। उसके बाद इसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसा इसका स्टार्ट होता है। इसी के साथ साथ आपने हमें सिम्टम्स बताए, पर ये जो खसरा है, ये होने का कारण क्या है? इसके मुख्य कारण क्या क्या है? मैम, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि एक वायरल डिजीज है, और जैसे बच्चों में देखा गया है कि इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, थोड़ा वो प्रोन टू इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो कई सारे वायरल डिजीज का उनमें
इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होता है। तो इसमें मेनली जो कारण है मीजल्स वायरस, जो मैंने बताया आपको, एक प्रकार का मीजल्स वायरस है, जो एक आरएनए वायरस, जो 2 प्रकार के वायरस होता है, आरएनए, डीएनए, तो ये आरएनए टाइप का वायरस है। तो इसी से ये सारी बीमारी होती है, जो सारे सिम्टम्स मैंने डिस्कस किए। तो ये मीजल्स वायरस, यूजुअली हम कॉमन भाषा में इसको मीजल्स वायरस भी बोलते हैं। तो इससे ये सारी बीमारी होती है। तो जैसे आप हमें इसके कारण बता रहे हो, क्या ये जो खसरा है, क्या ये यानी एयरबोर्न डिसीज है? क्या ये हवा की वजह से फैल सकता है? जी मैम, जैसे मैंने बताया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्टेड चाइल्ड रहेगा, उसके छींकने से, खांसने से जो भी पार्टिकल्स निकलते हैं, जिनमें वायरस के पार्टिकल्स होंगे, वायरस हो गए, उससे वो सेकेंडरी दूसरे बच्चों में इन्फेक्टेड होने का खतरा रहता है। क्योंकि ये एक हाईली कंटाजियस डिजीज मानी जाती है बच्चों में, कि एक दूसरे से जल्दी संक्रमण होता है। तो हाईली कंटाजियस है, लेकिन वैक्सीन, लकीली वैक्सीन भी है इसकी, तो हाईली कंटाजियस के साथ ये हाईली प्रिवेंटेबल वैक्सीन डिजीज भी बोला जाता है इसको यूजुअली। उसी के साथ साथ आप हमें ये बताइए कि क्या ये डिसीज कंटेजियस है, यानी कि संक्रमण से ये फैल सकती है, या फिर अगर किसी के साथ हम रहे जिन्हें ये डिसीज ऑलरेडी है, उनके साथ हमें रहने से हम पर ये असर करेगी? जी मैम, यही अभी मैंने थोड़ा डिस्कस किया था यही चीज, कि ये यूजुअली तो मैंने बताया आपको इनिशियली कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, स्कूल एज वाले ग्रुप में, जो इनिशियल स्कूल एज ग्रुप होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है ये इन्फेक्शन। तो उसमें हाँ, अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड है तो उसके साथ उठने बैठने से दूसरे बच्चों को भी होने का खतरा रहता है, अगर वो ठीक से इम्यूनाइज नहीं है या कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ऐसे बच्चों को, जो पेरेंट्स है या टीचर्स है, उनको थोड़ा मॉनिटर करना जरूरी है, ताकि दूसरे बच्चों को बचाया जा सके, वो उसके इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाया जा सके। तो जैसे आप बता रहे हो ये छोटे बच्चों में होने के इसके आशंकाएं ज्यादा है, तो उसी के साथ साथ अब हमें ये भी बताइए कि ऐसी कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाए जिसके वजह से बच्चों से ये संक्रमण होने से हम रोक सकते हैं? सबसे जो मुख्य चीज तो सबसे लकीली ये है कि जो इसकी वैक्सीन है, उसकी टू डोज इसका अगर लग जाता है, तो मोर देन 95% इम्यूनिटी कवर हो जाती है एक सोसाइटी में। उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा तो यही, जितना ज़्यादा वैक्सीन कवरेज होगा जो भी इसका सस्पेक्टेड एज ग्रुप है उसमें, तो कहीं ना कहीं ये डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि ये हाईली कंटाजियस और फैटल डिजीज मानी जाती थी प्री वैक्सीन एरा में। 4 मिलियन डेथ्स तक ऐसे रिपोर्ट की जाती थी पहले बच्चों में इसकी वजह से, लेकिन काफ़ी हद तक वैक्सीन से ये काफ़ी कम हो गई है। तो यूजुअली इसका वैक्सीन जो हमारे इंडिया में यूनिवर्सल उसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो इंक्लूड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो यूजुअली 9 मंथ्स पे इसका वैक्सीन लगता है, फिर उसके बाद 15 to 18 मंथ्स पे इसका सेकेंड डोज लगता है। तो दोनों डोज हम अगर करवाएं तो काफ़ी हद तक इस चीज़ से बचा जा सकता है। बाकी साथ ही में गुड न्यूट्रिशन, गुड डाइट एंड हाइजीन, जैसे बताया आपको कि एक दूसरे से रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से फैलने का खतरा होता है, तो गुड हैंड हाइजीन, गुड डाइट, न्यूट्रिशन से बच्चों को बचाया जा सकता है। तो खसरे के वजह से कौन सी ऐसी बीमारी है जिनकी कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ जाती है? यानी खसरा तो ये एक तरह का बीमारी हुआ, उसकी वजह से जब ये सीवियर स्टेज पर चला जाता है तब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सर आप हमें वो बताइए। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी फैटल डिजीज भी होती है अगर ये ठीक से वैक्सीन इम्यूनाइज नहीं है बच्चा, या उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, किसी प्रकार की क्रोनिक डिजीज है, तो उनमें काफ़ी सारे इसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। बाकी यूजुअली इसमें गले का इन्फेक्शन देखा जाता है, जिसको ब्रोंकाइटिस, लेरिंजोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस भाषा में बोला जाता है हमारे। बाकी इसमें निमोनिया देखने को मिलता है हमें, इसका जो टिपिकल जाइंट सेल निमोनिया को हम इसका डिस्कस करते हैं वो देखना। बाकी इसमें इम्यूनिटी कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाती है बच्चे के इस इन्फेक्शन में, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसकी वजह से निमोनिया, डायरिया,
कान का इन्फेक्शन जिसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, ये सब ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं। काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल एज सच न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं तो सीवियर और फेटल होते हैं, जो बीमारी के साथ भी देखने को मिल सकते हैं या बीमारी के कई सालों बाद भी हमें इसके पोस्ट इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस जिसमें दिमाग का काफ़ी ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये काफ़ी रेयर है, लेकिन ये काफ़ी फेटल कॉम्प्लिकेशंस भी इससे देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ जैसे हम दिल्ली की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खसरा का बीमारी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो किस प्रकार दिल्ली वासी अपने बच्चों को खसरे से बचा सकते हैं, इसके बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि एक तो ये इसका सस्पेक्टेड जो एज ग्रुप है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है, उनकी वैसे भी इम्यूनिटी वीक होती है और वो उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं वो हैंड हाइजीन का, या डाइट उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोन टू इन्फेक्शन रहते हैं मीजल्स के। तो हमें वो पेरेंट्स को ध्यान देना है कि उनकी अच्छा उनको हैंड हाइजीन का प्रैक्टिस सिखाए, अच्छा हैंड वॉश खाने से पहले, बाहर जाने से पहले, बाहर जाने के बाद, तो उसका प्रैक्टिस कराए। गुड डाइट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करें अपनी डाइट्स में, प्रोटीन चीज़ें इंक्लूड करें डाइट में, जिससे इम्यूनिटी बिल्डअप हो। बाकी जो मैंने बताया कि वैक्सीनेशन इज़ मस्ट, दोनों डोज कंप्लीट होनी चाहिए जो भी चाइल्ड एलिजिबल है इसके लिए, तो वो मस्ट है। पेरेंट्स को टेक केयर करना चाहिए दिल्ली वासियों को, जिससे हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। काफी बारी ये भी देखने को मिलता है कि अक्सर ये बीमारी बच्चों में ज्यादा पाई जाती है, पर कुछ ऐसे युवा पीढ़ी भी है जिनमें ये बीमारी पाई जाती है जो 20 वर्ष से भी अधिक उम्र के होते हैं। तो वो क्या रेयर केस होता है सर? मैम, जैसे मैंने बताया कि कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है जो बीमारी के साथ भी, जिसको हम एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्केफेलोमाइलाइटिस बोलते हैं, जैसे दिमाग का संक्रमण बोलते हैं, इन्फेक्शन, तो वो भी देखा गया है काफ़ी केसेस में। या कई जो क्रोनिक की बात करें हम इसके, उसमें जो मोस्ट कॉमन हम डिस्कस करते हैं सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिनकेफेलाइटिस, एसएसपी बोलते हैं हम उसको, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल मॉर्बिडिटी आ जाती है बच्चा, और काफ़ी ज़्यादा फैटल भी होता है ये कंडीशन। तो ये देखा जाता है कि 2-3 साल से 15-20 साल तक ये होने का चांस रहता है। ये एक तरह के जिससे हाइपर सेंसिटिविटी मान लीजिए वायरस की पोस्ट मीजल्स, उससे ये डेवलप होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर लीथल कॉम्प्लिकेशन है, जिसका काफ़ी बार देखा गया है कि हम बच्चों को खो देते हैं ऐसे केसेस में, या उसका परमानेंट कोई इलाज नहीं होता है, काफ़ी केसेस में देखा गया है। तो जब परमानेंट इलाज नहीं होता है, उसी जगह पे एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि ये बीमारी कंटेजियस है, तो उन बच्चों का जिनका इलाज नहीं हो पाता है, उनके लिए आगे लाइफस्टाइल क्या होती है, वो किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल करते हैं? मैम, कंटाजियस तो जो मैंने बताया कि आपको जो स्कूल गोइंग एज चिल्ड्रन है उनके लिए ज़्यादा कंटाजियस है। अगर कोई भी बीमारी 15-20 साल बाद हो रही है, ये जो कॉम्प्लिकेशन इसके अगर इतने डेवलप हो रहे हैं 5-10 साल, 15 साल, तो उतना कॉन्टेजियस नहीं रहेगा, वो उसका साइड इफेक्ट मान सकते हैं आप, या पोस्ट जो वायरल इन्फेक्शन, वो जो डिजीज है उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, तो वो उतना कॉन्टेजियस नहीं होता। लेकिन हाँ, जो जिस भी बच्चे में हुआ है उसके लिए काफ़ी फैटल कॉम्प्लिकेशन होता है। तो वो अकॉर्डिंग टू स्टेज हम उसकी स्टेजेस होती है मैम, अगर डिजीज की अकॉर्डिंग टू स्टेजेस हम उसका मैनेजमेंट प्लान करते हैं, और आगे का कैसा लाइफ स्टाइल हो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बच्चे की कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन क्या है उसको देख हम प्लान करते हैं। क्योंकि मैंने बताया काफ़ी कई बार ऐसे बच्चों को खोना पड़ता है, उनको दौरे की बहुत ज़्यादा दौरे की बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है, और भी काफ़ी सारे दिमाग की मॉर्बिडिटीज़ उसमें डेवलप हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल कंडीशन वी मैनेज द प्लान एंड मैनेजमेंट।
इसी के साथ साथ कई जगह ये भी बोला जाता है कि ये काफी डेडली डिसीज मानी जाती है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि क्या सच में ये डिसीज इतनी डेडली है या बस वो एक मिथ क्रिएट किया गया है? नहीं मैम, जैसे मैंने इनिशियली भी बताया था आपको कि ये काफ़ी हाईली कंटाजियस है, कि इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन रेट है काफ़ी ज़्यादा है। एक बच्चे से करीब 18-20 बच्चे तक इन्फेक्टेड हो सकते हैं इससे। तो ये हाईली कंटाजियस डिजीज़ है, हाईली फेटल डिजीज़ भी है, लीथल डिजीज़ भी है, जो पहले प्री वैक्सीनेशन एरा में देखा गया था कि करीब वर्ल्ड वाइड 4 मिलियन डेथ तक रिपोर्ट की गई थी इसकी मीजल्स के द्वारा बच्चों में। तो ये काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन से इसको डाउन कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। तो अब उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को मॉनिटर करना है, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में अगर हम उसके सिम्टम्स को देखकर परख कर ये पहचान ले कि ये क्या बीमारी है और एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाए तो ये उतनी डेडली नहीं साबित होगी। और साथ ही साथ हमें अपने डाइट का भी ध्यान रखना होगा, बच्चों के डाइट का स्पेशली। या मैम, जब अगर कोई भी बेबी बच्चा इन्फेक्टेड होता है तो उसको डॉक्टरी सलाह तो लेनी ही है, क्योंकि इसमें जो सपोर्टिव मैनेजमेंट देना होता है हमें, फीवर को कंट्रोल करके, हाइड्रेशन को मेंटेन करके, और जो इसके कॉम्प्लिकेशन जो मैंने डिस्कस किए उनको मॉनिटर करना होता है, उनको ट्रीट करना होता है। अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, अगर निमोनिया में या और भी इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, तो वो प्रोवाइड करनी होती है। तो डॉक्टरी केयर तो, गुड डॉक्टरी केयर एंड हॉस्पिटलिटी तो रिक्वायर्ड है, मस्ट है मैम। बाकी वैक्सीनेशन जो मैंने बताया आपको, अगर कोई भी बच्चा इम्यूनाइज्ड है अच्छे से प्रॉपरली दोनों डोजेस के साथ, तो उसमें ये सारे कॉम्प्लिकेशन और डिजीज थोड़ा माइल्ड, कई बार माइल्ड देखा जाता है या नहीं भी देखा जाता है। तो वैक्सीनेशन इज मस्ट। जैसे शिशु के जन्म होते ही 9 महीने 10 महीने में कुछ कुछ वैक्सीनेशन होती है जो कंपलसरी हुई जाती है। तो क्या उसी प्रकार ये वैक्सीनेशन भी कंपलसरी है? और कहाँ पर हमें ये वैक्सीनेशन मिलेगा? क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है कि ये सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है? जैसे मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है हमारा, उसमें इसको इंक्लूड कर रखा है। तो यूजुअली जो 9 मंथ में मीजल्स का लगता है डोज, उसके बाद एक बूस्टर डोज लगता है 15 to 18 मंथ्स में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर रखा है। तो ये ऑल ओवर द गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो यानी कि कंपलसरी वैक्सीनेशन अगर हम ले तो हम ये बीमारी होने से रोक सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे बस एक लास्ट ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके क्या टिप्स है, क्या चीजें हैं जो सभी को ध्यान रखने चाहिए इस बीमारी को लेकर, खासकर खसरा, क्योंकि हम अधिकतर यही सोचते हैं कि सिर्फ शिशु में होने की संभावना है, पर वहीं हम एडल्ट्स में भी ये बीमारी देख सकते हैं। तो आपका क्या टिप्स होगा सबके लिए? टिप्स तो मैम सबके लिए यही होगा कि जो भी मैंने जो टिपिकल जिसके सिम्टम डिस्क्राइब किए, जो दाने इसके डिस्क्राइब किए, अगर ऐसा कुछ लगता है तो हमें डॉक्टरी सलाह लेनी है, ऐसे बच्चों को डॉक्टरी सलाह करनी है। और इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ जो इसका लेबोरेटरी टेस्ट से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं ब्लड टेस्ट के द्वारा, या जो सिक्वेशंस आते हैं उसमें इनके वायरस को हम फाइंड करके इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, ताकि आगे मैनेजमेंट प्लान कर सके और आगे इन फ्यूचर हम इसके कॉम्प्लिकेशन के लिए मॉनिटर कर सके। तो ये चीज़ें तो हमें करनी है। बाकी एडल्ट में जो मैंने देखा गया है कि जो भी थोड़े बड़े बच्चों में या एडल्ट में जो भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं इनके, तो कहीं ना कहीं इन पास्ट देखा गया है कि कहीं ना कहीं उसको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ होता है, ताकि ये कॉम्प्लिकेशन बाद में हमें नजर आता है। तो यूजुअली वही चीज़ रहेगी कि वैक्सीनेशन तो मस्ट है, दोनों डोजेज मस्ट है, साथ में गुड डाइट, गुड न्यूट्रिशन, हाइजीन प्रैक्टिस इन स्कूल, घर पे बच्चों को सिखाना है अच्छे से। इन्हीं चीज़ों को पालन करके हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।
एक और चीज थी कि कई बार ऐसे कहा जाता है जो रैशेस होते हैं, जो अक्सर खसरा का रैशेस नहीं होते, फिर भी लोग उसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी अलग है, मतलब खसरा में भी रैशेस ही होते हैं, तो किस प्रकार हम ये डिफाइन कर पाए कि हमें मियासिस यानी खसरे की हमें लक्षण दिख रहे हैं या फिर ये नॉर्मल रैशेस है? जैसे मैंने बताया था कि अगर टिपिकल क्लिनिकली देखें, अगर इसका हिस्ट्री देखें, तो जो इसके रेस्ट डेवलप होंगे आफ्टर 4th डे ऑफ सिम्टम्स डेवलप होते हैं यूजुअली। जब से सिम्टम्स ये जो मैंने डिस्क्राइब किए, रनिंग नोज, कोराइजा, फीवर, उसके 4th डे पे इसका देखा जाता है। उसके बाद 4 से 5 दिन इसको लगते हैं पूरे शरीर में, और यूजुअली ये फेस से अपीयर होता है, बिहाइंड द ईयर से अपीयर होकर नीचे की तरफ जाता है। तो इसके प्रोग्रेशन से, और जो दानेदार पूरे शरीर पे चकते चकते से दाने दाने हो जाएंगे, जिसको फील कर सकते हैं, ऐसे दाने हो जाते हैं, तो उससे हम थोड़ा क्लिनिकली इसको जज कर सकते हैं। बाकी उसके बाद हम डॉक्टर की सलाह से इसको डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, काफी सारी वायरल डिजीज में ऐसे दाने होते हैं, तो उससे कई बार कंफ्यूजन होता है। जैसे चिकनगुनिया, डेंगू में भी दाने देखे जाते हैं, तो उसके दाने थोड़े नीचे, ऐसा यूजुअली फेस से स्टार्ट नहीं होते, सारे शरीर में आते हैं। रिकेशियल डिजीज होती है, उसमें फेस में दाने नहीं होते हैं, नीचे बाकी शरीर में देखा जाता है। तो ऐसे कई बीमारियों से इसको कंफ्यूज किया जाता है। बाकी एक रूबेला होता है, रूबेला भी होता है एक, जो थोड़ा माइल्ड होता है इससे कंपेयर टू द मिजल्स, उसके सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। और तो ऐसे कुछ चीज़ों का ध्यान रख के हम इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरी बीमारियों से। जी डॉक्टर, थैंक यू। आपने आज हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी, साथ ही साथ आपने हमें ये भी बताया कि ये बीमारी एक मिथ की तरह भी अब देखी जा सकती है, क्योंकि लोग इसे डेडली करार करते हैं, पर उसके सिम्टम्स जब इनिशियल स्टेज में होते हैं तब उसे पहचान नहीं पाते। तो आपने हमें उसका डिफरेंस भी समझाया कि किस तरह नॉर्मल रैशेस से खसरा अलग होता है या मीजल्स अलग होते हैं। उसी के साथ साथ सर, आप एक लास्ट कुछ टेक अवे देना चाहते हैं हमें? टेकअप तो मैम यही देना चाहूँगा, अभी जो हमने सारा इस कन्वर्सेशन में डिस्कस किया, कि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है वो ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन है इसके, तो उनको ध्यान रखना है, वैक्सीन कवरेज कराना है मैक्सिमम हमारी सोसाइटी में। ये देखा गया अगर मोर देन 95% अगर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप है सोसाइटी में, तो काफ़ी हद तक इसका इन्फेक्शन रेट कम देखा गया है। बाकी अगर और जो हाइजीन प्रैक्टिस है, डाइट, गुड डाइट को हम फॉलो करके काफ़ी हद तक इससे और दूसरी बीमारियों से हम बच सकते हैं। बाकी इसमें अगर फिर भी उसके बाद भी कहीं इन्फेक्शन होता है, ऐसा कुछ लगता है जो हमने टिपिकली रेस्ट डिस्क्राइब किया इसका, तो